यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में देखेंगे, कह रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या पूछ रहा है, या तो परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और Q बराबर जो है आपका, Q बराबर जो है आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और जहाँ P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब देखेंगे रूट में यहाँ दिया हुआ है, तो रूट वाले के बारे में हम आपको बताए थे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर रूट में कोई अभाज्य संख्या दिया हो तो वह जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। और परिमेय संख्या कौन कहलाएगा? जो पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर में हो या पूर्ण घन संख्या रूट के अंदर में हो, तो वैसी संख्या जो है आपका क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। और पूर्ण वर्ग नहीं हो और पूर्ण घन नहीं हो वह संख्या, तो आपको कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए इसको आप तोड़िएगा तो 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 8 64, तो 1 8 बाहर निकल जाएगा। इसको तोड़िएगा तो 9 गुने 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 9 81। तो इसमें से क्या निकाल लीजिएगा? 1 9 निकाल लीजिएगा। तो 8/9 जो है कैसा संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q बराबर यहाँ पे 9 है, 0 भी नहीं है। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कौन है यह आपको पता करना था। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, लेकिन और भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर में दिया हुआ है 3, तो यह जो 3 है यह कैसा है? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, दूसरे से न कटे। तो 3 एक और खुद से 3 से कटेगा। क्लियर? तो जब कोई यह अभाज्य संख्या है जो है रूट के अंदर में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होता है वह कैसा संख्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो √3 यह पूरे अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ यह 2 क्या है? गुना में, तो यह पूरा संख्या भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये तो आपका हुआ नहीं। यहाँ देखेंगे रूट के अंदर में 21 है, तो यह किसी का भी वर्ग नहीं है और न ही यह 35 है। तो यह कैसा संख्या है? जब पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या अगर रूट के अंदर में नहीं हो तो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो यह भी अपरिमेय संख्या सी नंबर ऑप्शन में, डी में देखेंगे। रूट के अंदर में 2 है, तो यह कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 2 से अलावा दूसरे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इस रूट के अंदर में भी क्या है? 3 अभाज्य संख्या है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है और यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या को गुना करेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो ये पूरा मिला करके भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है कि नहीं? क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार किसको कहते हैं? तो हम आपको एक रूल बताए थे, या तो हम भाग दे करके पता कर सकते हैं। तो भाग दे करके इतना लंबा संख्या दिया हुआ है तो कैसे आप करेंगे? तो हर का अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा। तो क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड है ना। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड जो करना है, तो सबसे पहले इसका रूल क्या बताए थे कि हर का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो या तो 2 आएगा उसका गुणनखंड हर का, या आपका 5 आएगा। क्या आएगा? 5। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा,
2 का रिपीटेशन भी हो सकता है, 5 का भी रिपीटेशन हो सकता है, या 2 और 5 दोनों आ सकता है, यह भी रिपीटेशन भी हो सकता है। तो या तो हर का जो गुणनखंड करेंगे तो उसका हर का गुणनखंड 2 का रिपीटेशन हो, या केवल 2 हो, या 5 का रिपीटेशन हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, 2 या 5 दोनों मिल करके भी उसका अभाज्य गुणनखंड में है, सॉरी इसका गुणनखंड करेंगे तो होना चाहिए। तो अगर ऐसा है हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड 2 और 5 आ रहा है तो वैसी संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अगर उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी एक संख्या आ जाए तो वह संख्या कैसा कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करके। तो चलिए चेक करते हैं 8 का। तो 8 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, इसका कर लिए। तो देखिए यह जो है आपसे पूछ रहा है शांत दशमलव प्रसार। तो देखेंगे इस 8 का आप निकाले हैं तो कितना आया है? 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे जो संख्या इसका 8 का हर का अभाज्य गुणनखंड आ रहा है कितना आ रहा है? 2 का रिपीटेशन है कि नहीं? तो हम बताए थे कि अगर 2 या 5 हो तो वह कैसा संख्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और शांत दशमलव आपसे पूछ ही रहा है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा 3/8। आप चेक कीजिए, बी को चेक करेंगे तो 15 जो है हर है इसका, तो इसका गुणनखंड करके देखिए तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे 15 का जो आपका गुणनखंड किए हैं तो कितना आया है? 3 × 5। तो 5 आया है तो ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3 आ गया। तो हम बताए हैं कि 3 जो है 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह कैसा संख्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो 6/15 जो है आपका अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे 343। कितना? 343। अब 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो इसको करके देखिए। 343 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 7 मर्तबे लगेगा, है ना? तो 7 मर्तबे 49 में लगेगा, फिर 7 × 7 = 49। तो यहाँ पे देखें कि 343 का जो गुणनखंड है कितना आया है आपका? 7 × 7 × 7 आया है। तो यह न 2 है न और 5 है, तो यह भी परिमेय संख्या जो है, यह संख्या जो है कैसा कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अब हम 1536 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1536 को आप तोड़िए तो देखिए 2 मर्तबे में लगाएंगे तो 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 1 बचेगा, 2 × 6 = 12, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, फिर 2 से लगाइए, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, 2 × 1 = 2, 2 9 = 18, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 9 = 18, 2 × 6 = 12, फिर 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 × 8 = 16, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 = 2, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 = 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 = 6। तो यहाँ पे देखेंगे सारा संख्या 2 है, लेकिन लास्ट में एक गुणनखंड इसका कितना आ गया है? 3। तो यह भी एक संख्या जो है 17/1536, यह कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस तरह से हर का अभाज्य गुणनखंड करके आप पता कर लेंगे कि कौन सा जो परिमेय संख्या है शांत दशमलव प्रसार है, कौन सा अशांत। शांत दशमलव प्रसार का पहचान बताएं कि उसका गुणनखंड में या तो 2 होगा या केवल 5 होगा, या 2 और 5 दोनों हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, एक से अधिक बार भी हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या जो नहीं होगा वह कैसा संख्या होगा? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अगर किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो वह कैसा संख्या होगा? भाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बराबर एक न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक न अभाज्य संख्या है नहीं भाज्य संख्या है। तो एक को तो आप छोड़ दीजिए, दो आ जाइए। तो दो जो है एक और खुद से कटेगा, तो यह कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। फिर तीन भी आपका कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। चार देखिए दो से कट जाएगा, इसलिए जो है यह कैसा संख्या है? भाज्य संख्या। फिर पाँच यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे पाँच आप लेते हैं तो पाँच एक ऐसा संख्या है? अभाज्य संख्या। इस तरह से तो यहाँ पे देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या प्राप्त हुआ? 2। अब लेंगे अब भाज्य संख्या जो है भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो एक तो न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो 2 को देखिए, 2 यहाँ पे कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या यह होगा नहीं। फिर 3 जो है आपका कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या, तो भाज्य होगा नहीं। 4 कैसा संख्या है? तो यह देखिए 2 से कट जा रहा है, तो यह संख्या जो है आपका भाज्य संख्या हो गया। फिर 5 लेंगे तो यह भी कैसा है? अभाज्य संख्या। इस तरह से तो आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 प्राप्त हुआ और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है दोनों का गुणनफल है ना, भाज्य अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों छोटी का गुणनफल। तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 4। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। क्लियर? तो नोट कर लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लसा जो है 36 तथा मसा जो है आपका 2 दिया हुआ है। लघुत्तम समापवर्तक 36 दिया हुआ है और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 2। तो a का मान होगा, आपसे a का मान पूछ रहा है। तो जब दो संख्याओं का लसा और मसा दिया रहे, उस परिस्थिति में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 36 आपका दिया हुआ है, गुने महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और यह दो संख्याओं का गुणनफल है, जो एक a है और दूसरा 18 है, इसी का दिया हुआ है। तो ये आपका समीकरण बन के तैयार हो गया। तो अब इसको हल कर लीजिए। तो जैसे बराबर के इस साइड जो गुना में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 36 गुना पहले गुना कर लीजिए 72। तो यहाँ आ जाएगा a गुने 18। तो 18 जो है a के साथ क्या है? गुना में है। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो a को इधर रहने देते हैं और 18 को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं। तो 18 चौका 72, 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। तो a का मान यहाँ पे आपको कितना आया? a का वैल्यू कितना आया? तो 4। तो आपका a का ही मान पूछ रहा था। तो यहाँ a जो है ऑप्शन नंबर सी में है, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो संख्याओं का लसा और मसा दिया रहे तो इस पे बनाएंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे एक कोई व्यक्ति है। क्लियर? यह जो है आपका कोई व्यक्ति है ना, यह व्यक्ति है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि किधर कौन होता है, सो यह आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसमें ऐसा जो क्रॉस का चिन्ह करेंगे तो ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है और इधर पश्चिम हो जाता है और इधर पूरब हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं पश्चिम और दाहिने आपका पूरब होता है। अब इसको चलाइए व्यक्ति को।
कह रहा है, यह व्यक्ति जो है कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो इधर जाएगा तो व्यक्ति यहाँ पे है। इस बिंदु पर मान लेते हैं कि वह व्यक्ति खड़ा है, यहाँ खड़ा करा दे रहे हैं व्यक्ति को, यहाँ पे हम व्यक्ति को खड़ा करा दिए। तो यह व्यक्ति जो है कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम, तो इधर आएगा, यहाँ बिंदु से चलना शुरू किया तो यह कितना मीटर है, 24 मीटर है, पश्चिम आ गया यहाँ तक। फिर कह रहा है पुनः हुआ व्यक्ति 10 मीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर में हो जाएगा, तो इसको 10 मीटर जो है आपको उत्तर जाने दीजिए। अब कह रहा है व्यक्ति जो है अपने प्रारंभिक बिंदु, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। तो इस प्रारंभिक बिंदु से अब तो व्यक्ति यहाँ पे चल करके आ गया ना, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर और यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो इसको आप यहाँ से खींच दीजिए। तो देखिए यह एक कैसा बन गया, त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार के त्रिभुज को बन गया तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार, और लंब है ये क्या है, लंब, और यह कोण के सामने जो है रेखा वह क्या होता है, कर्ण। तो एक आप जो है सूत्र जानते होंगे, तो इस तरह से बना लेंगे। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। तो सबसे पहले इसको देखिए, लंब स्क्वायर करना है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर लिए, 10 दाएं कितना हो जाएगा, 100 प्लस 24 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 24 का स्क्वायर 576। तो 1 से 50 तक का स्क्वायर है, 1 से 50 तक का जो है आप क्यू याद कर लेंगे, वर्ग और क्यू याद कर लेंगे। तो यह जो आपका कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो आपका प्राप्त हो गया 576 है, कितना होता है, गलती हो गया, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो 576 और 100 कितना हो जाएगा, 676 हो गया। और इधर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर, क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे कर्ण पर जो स्क्वायर है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे, तो रूट के इधर आएगा, तो क्या इधर सॉरी बराबर के इस साइड जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा किस पे, 676 पे क्या हो जाएगा, रूट। तो यह किसका पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो यह जो है आपका 26 का 676 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, 26 का। तो आपका 26 मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर, कि प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति अभी जहाँ पे है उसकी दूरी कितना हो जाएगा, 26 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसको आप जरूर देख लीजिए, ठीक ना, और नोट कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि 3.27 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो यह एक संख्या पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो जिसमें आपका धनात्मक मान भी सम्मिलित हो और ऋणात्मक मान भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो संख्या रेखा पे जब दर्शाते हैं तो उसमें जो राइट साइड में होता है आपका धनात्मक मान होता है और लेफ्ट साइड में जो होता है ऋणात्मक मान होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे एक संख्या रेखा बनाया, क्लियर, तो यहाँ पे बीच में सुना दिया 1 2 3, इस तरह से अनंत तक आ जाएगा, -1 -2 -3, और इस तरह से अनंत तक आ जाएगा। तो इसमें ऋणात्मक मान भी शामिल है और धनात्मक मान भी शामिल है। तो इन सारे संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, क्लियर। इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसे धनात्मक पूर्णांक, इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे जो है आपका ऋणात्मक, इसको जो है ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य को उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं, उदासीन पूर्णांक भी कहते हैं या शून्य पूर्णांक कहते हैं।
तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब आज ये कह रहा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और p और q कैसा संख्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कोई भी चीज को अगर आप काउंट करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5। तो यह जो संख्या है आपका कैसा संख्या है? प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई जो है अपरिमेय संख्या है। जो पूर्ण घन संख्या न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या न हो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2.33 का यह इस तरह से अनंत तक यह रिपीटेशन होगा, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। पाई का मान 22/7 होता है, जो कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब क्वेश्चन के तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि रेकरिंग जो हमें हटाना है 2/7 पर से, तो हम इसके बारे में जानते हैं। रेकरिंग कैसे हटाते हैं? तो दशमलव से पहले जो संख्या रहता है उसको पूर्णांक मान लेते हैं, और जो संख्या दशमलव के बाद है उसको उतार लेते हैं ऊपर में, और जितने संख्या पर अंक पर आपका रेकरिंग दिया हुआ है उतना नीचे में 9। तो 2 गो संख्या पे रेकरिंग दिया हुआ है तो 2 गो 9 कर लेंगे। अब जो है इसको आप गुना कर दीजिए, तो आपका जो है 99 से गुना कीजिए तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 29 27 के साथ हासिल 2 29 27 28 1 29। तो 29 में प्लस कितना करना है? 27 7 7 4 14 के 4 हासिल 1 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1 2 1 3। तो आपका संख्या प्राप्त हो गया 324/99। यह संख्या आपका पर्याप्त हुआ, इसका मान। तो यह कैसा है? p बटा q के रूप में है, तो एक कैसा संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम रेकरिंग को हटाते हैं। क्लियर? तो नोट कर लीजिए, यह कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे, कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो दशमलव प्रसार के मतलब आप जानते हैं कि दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार होगा तो शांत है कि अशांत है कि आवृत्ति है कि कोई नहीं है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे? एक रूल है, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर जो है आपका 15 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। तो 15 का जो गुणनखंड आया 3 × 5। तो आप जानते हैं कि हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ सकता है, या रिपीटेशन भी 2 का जैसे रिपीट भी हो सकता है, 2 × 2 भी हो सकता है। तो यह भी ऐसा भी अगर है तो यह शांत दशमलव प्रसार संख्या होगा। या आपका 5 × 5 है या 5 का रिपीटेशन इस तरह से, तब भी कैसा होगा? यह शांत दशमलव प्रसार होगा। या 2 × 5 दोनों है तब भी कैसा संख्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी एक गुणनखंड अदर आ जाए दूसरी संख्या तो वह कैसी संख्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। तो 15 का गुणनखंड में 5 तो है, लेकिन एक 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है? 3। तो कैसा संख्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर? आवृत्ति का मतलब होता है जो बार बार आता है ना, रिपीट होता है, उसको आवृत्ति कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। 48 में देखेंगे, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले यह जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। अगर कट जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य नहीं,
भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो चेक करेंगे तो 8 को देखिए 2 से कट जाएगा, तो एक और खुद के अलावा भी एक संख्या क्या है 2 से कट जा रहा है, 9 3 से कट जाएगा, तो 11 1 से कटेगा और 11 खुद 11 से कटेगा, तो यह संख्या कैसा हो गया अभाज्य संख्या। 15 को देखिए 3 से कटेगा 5 से कटेगा, तो यह संख्या कैसा है भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्लियर, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में देखेंगे कह रहा है निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, तो पूर्ण वर्ग जो संख्या होगा वह परिमेय संख्या होगा, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। या रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या हो वह भी एक अपरिमेय संख्या होता है। तो चेक करते हैं, तो देखिए 36 को आप अगर गुणनखंड करेंगे तो 6 गुने 6 हो सकता है, तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 भी है पूर्ण वर्ग संख्या, 8 गुने 8 करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो इसमें से एक 6 निकाल लीजिए और इसमें से एक 8 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 6/8। तो यह एक कैसा संख्या है परिमेय संख्या, तो यह नहीं होगा। इसको देखेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 1 को 1 गुने 1 कर सकते हैं, और दूसरा 81 को 9 गुने 9 कर सकते हैं, तो इसमें से 1 बाहर ले लीजिए और इसमें से 9 ले लीजिए बाहर, तो 1/9 यह भी एक कैसा संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखिए रूट के अंदर में 3 और 5 है, तो रूट के अंदर में 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो जब रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या होता है तो उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह जो संख्या है आपका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कौन सा अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डी का, तो 3 तिहाई 3 गुने 3 करेंगे और 7 गुने 7 करेंगे, तो यह जो है इसमें से 3 बाहर ले लीजिए, इसमें से 7 बाहर ले लीजिए, तो 3/7 जो है कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो नोट कीजिए। यहाँ प्रश्न संख्या 50 में कह रहा है 4 - √3 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है या पूर्णांक है। तो देखेंगे कोई भी हम बोले थे कि रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो वह कैसा संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़िए घटाइए गुना कीजिए भाग कीजिए वह सब अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यह रूट के अंदर में 3 कैसा है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या एक अपरिमेय संख्या ये हो गया, और अपरिमेय संख्या के साथ में यह 4 क्या है माइनस में है, तो यह पूरा जो है आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगले क्लास में।